आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपका ब्रेन अपने आप को समझेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन पे और इसके कितने अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं। हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे और इसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। हम ब्रेन को लैटरल व्यू से देखेंगे, मतलब साइड से देखेंगे, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स है और उन पार्ट्स के जो अलग अलग फंक्शंस है उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेन को बीच से काट कर इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिसे कि सैजिटल सेक्शन भी कहा जाता है, इस सेक्शन में जो अलग अलग पार्ट्स निकल के आएगा उन पार्ट्स का क्या अलग अलग रोल है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स से शुरू करते हैं, जैसे कि इस ब्रेन का लोकेशन क्या है। ब्रेन स्कल के अंदर होता है और साथ ही साथ ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। जैसे देखिए, ये ब्रेन जो है ये स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है और इसके ठीक नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब ये ब्रेन चूंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसे बहुत इजीली चोट पहुंचता है, इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन के तौर पे बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे कि यहाँ हम अगर इस ब्रेन के इस हिस्से को देखें तो सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे हमारा स्कल होता है। स्कल के नीचे मेनिंजस नाम का एक लेयर होता है। इस लेयर में 3 परत होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं इसमें। सबसे ऊपर वाले लेयर को ड्यूरा मैटर कहा जाता है, बीच वाले लेयर को एरेक्नॉइड मैटर और अंदर वाले हिस्से को, जो कि ब्रेन के साथ सटा हुआ होता है, इसे पाय मैटर कहा जाता है। और ये एरेक्नॉइड मैटर और पाय मैटर के बीच में यहाँ पर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर इसका मास देखें तो ये बॉडी मास का लगभग 2% होता है। अब चूंकि बॉडी मास ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करता है, इसीलिए जो ब्रेन है इसका मास भी अलग अलग इंसान में अलग अलग होता है। पर अगर एवरेज के तौर पे देखें तो फीमेल ब्रेन लगभग ऑन एन एवरेज 1.2 किलोग्राम का होता है और मेल ब्रेन ऑन एन एवरेज 1.4 किलोग्राम का होता है। इसका फंक्शन क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर ब्रेन है और उसके नीचे से निकला हुआ ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो की फंक्शन है, मेन रोल है, वो मेन रोल ये है कि ये सेंसरी न्यूरॉन के मदद से अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे कि हमारे आँखों में लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स होता है जो कि लाइट को सेंस करता है और ब्रेन तक भेजता है। हमारे स्किन में टच सेंसिटिव न्यूरॉन होता है, हीट सेंसिटिव न्यूरॉन होता है। तो ये सारे न्यूरॉन्स जो है अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ये ब्रेन तक पहुंचाता है। मेनली हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ब्रेन का काम क्या है? वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब क्या किया जाए। उस हिसाब से वो एक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन वापस भेजता है मोटर न्यूरॉन के मदद से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और फिर उसी हिसाब से हमारा बॉडी एक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो मोटर न्यूरॉन के मदद से वो एक स्पेसिफिक तरह का काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब इस प्रोसेस को करने के लिए ब्रेन के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। लगभग 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है और एक एक न्यूरॉन अपने आसपास के लगभग हजारों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो एक ह्यूज डेंस न्यूरल नेटवर्क बनाता है ब्रेन।
तो ये तो था कुछ बेसिक फैक्ट्स ब्रेन के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप क्वेश्चन पूछने से पहले #ब्रेन ज़रूर लगा दें ताकि मुझे आगे चल के सर्च करने में मदद मिले। और अगर किसी दूसरे का सवाल हो आप उसका जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर से उसकी मदद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम ब्रेन को ऊपर से देख रहे हैं, ये ब्रेन का टॉप व्यू है, और यहाँ ब्रेन को हम साइड से देख रहे हैं, ये इसका लैटरल व्यू है। तो अगर हम टॉप व्यू में देखें तो इस ब्रेन में हमें क्लियरली दो हिस्सा नज़र आता है। तो इस तरफ का जो हिस्सा है इसे लेफ्ट हेमिस्फीयर या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, और इस तरफ का जो हिस्सा है, दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, इसे राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। वैसे तो ब्रेन का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट कोई एक स्पेसिफिक काम करता नहीं है, पूरा ब्रेन कलेक्टिवली काम करता है। फिर भी किसी किसी काम को कोई एक सेक्शन, ब्रेन का कोई एक सेक्शन ज़्यादा परफॉर्म करता है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में काम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर कुछ काम में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। राइट हेमिस्फीयर कुछ अलग तरह के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डेटा और फैक्ट को एनालाइज करता है और फिर उसे एनालाइज करने के बाद रीज़न निकालता है, लॉजिक ढूंढता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ट्रेनिंग में मदद करता है, क्योंकि ट्रेनिंग हम किस तरह से करते हैं, ट्रेनिंग एक सर्टन पाथवे रहता है, उस पाथवे को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं हम ट्रेंड हो रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरह का जो काम है, डेटा को एनालाइज करना, लॉजिक ढूंढना, स्पेसिफिक पाथ में आगे बढ़ना, ये सारा काम जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर का है। या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर इस तरह के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और राइट हेमिस्फीयर जब काम क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो, तो फिर राइट हेमिस्फीयर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और ये फीलिंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है। अब देखिए ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो हमें लग सकता है कि ब्रेन का जो दो हिस्सा है, लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर, बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ब्रेन का ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा काट कर देखें तो आपको यहाँ पर एक कनेक्टिविटी नज़र आएगी। ये जो कनेक्टिविटी है, जो ब्रेन का जो पार्ट इसे कनेक्ट करता है लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को, इसे कॉर्पस कलोजम कहा जाता है। अब अगर ब्रेन को यहाँ से ठीक बीचों बीच से काटा जाए और क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया जाए, इसे सैजिटल सेक्शन भी कहा जाता है। तो इस सैजिटल सेक्शन में इस जगह पे आपको कॉर्पस कलोजम दिखेगा। अब अगर हम ब्रेन के इस लैटरल व्यू को कंसीडर करें तो यहाँ हम ब्रेन को 4 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक एक हेमिस्फीयर को, ब्रेन के लेफ्ट और राइट, एक एक हेमिस्फीयर को हम 4-4 लोब्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोब है इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। ये मेनली इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। चलिए देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। फ्रंटल लोब स्केलेटल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हम जो वॉलेंटरी एक्शन करते हैं, वॉलेंटरीली जो काम करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के और रिलैक्स करवा के हम स्केलेटल मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये फ्रंटल लोब का है, मेनली फ्रंटल लोब का है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा कोई एक स्पेसिफिक काम करता हो, ऐसा नहीं है। एक एक हिस्सा किसी किसी काम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब जो है स्केलेटल मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ये स्पीच को कंट्रोल करता है और जैसे कि हम बात कर रहे थे ये इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रीजनिंग में पार्टिसिपेट करता है। हम जो एक इवेंट के पीछे रीज़न ढूंढते हैं उसी को रीजनिंग कहा जाता है। और न्यूमरेसी मतलब नंबर के साथ एसोसिएटेड जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझने की एबिलिटी, उसे न्यूमरेसी कहा जाता है। तो फ्रंटल लोब नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है।
यहाँ पर ये जो लोब है, टेम्परल लोब इसे कहा जाता है, ये सुनने के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका काम अगर आप देखें तो ऑडिटरी परसेप्शन, कोई आवाज़ सुनकर उसका जो मतलब निकालना होता है, ये है ऑडिटरी परसेप्शन, इसमें ये मदद करता है। और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में ये मदद करता है। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को पेरिएटल लोब कहा जाता है। ये टच के सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड है। चलिए इसका और भी काम है वो भी देख लेते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग सेंसरी न्यूरॉन से आता हुआ सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उन सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, जोड़ के मतलब निकालता है। और ऑब्वियसली जैसे कि हम बात कर रहे थे, टच का सेंस को ये क्रिएट करता है। ये है ऑक्सीपिटल लोब, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये है ऑक्सीपिटल लोब, और ये विजन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका काम देखिए कैसा है। मोशन परसेप्शन, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो वो कितना तेज है, कितना स्लो है, ये परसेप्शन ये क्रिएट करता है ऑक्सीपिटल लोब। विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, मतलब हम देखकर अपने आसपास के स्पेस का जो अंदाज़ा लगाते हैं, इस तरह के प्रोसेसिंग को विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो चूंकि ये विजन के साथ एसोसिएटेड है, तो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग ऑक्सीपिटल लोब मेनली करता है। और ये कलर डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है, मतलब दो अलग अलग कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में ये मदद करता है। तो इस तरह से हम एक एक हेमिस्फीयर को चार चार लोब्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और इन लोब्स का ये स्पेसिफिक काम जिस पे अभी हम लोगों ने बात किया। अब इसका जो सैजिटल सेक्शन है, इस सैजिटल सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम ब्रेन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंटेड ये हिस्सा है, इसे फोर ब्रेन कहा जाता है। ये बीच वाला जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, इसे मिड ब्रेन कहा जाता है, और ये ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंटेड है, इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। अब इनका फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन को हम यहाँ पर देखें 2 हिस्सों में हमने स्प्लिट किया है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा है, इसे सेरेब्रम कहा जाता है। इससे पहले जो हम लोगों ने हेमिस्फीयर को लोब्स में स्प्लिट किया था, वो हमने सेरेब्रम को ही 4 अलग अलग लोब्स में स्प्लिट किया था। तो उनका जो फंक्शन है वही सेरेब्रम का भी फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शन में सेरेब्रम पार्टिसिपेट करता है स्केलेटल मूवमेंट में। ये परसेप्शन क्रिएट करता है, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, टच का सेंसेशन, इस तरह का जो परसेप्शन है इसे सेरेब्रम क्रिएट करता है। और सेरेब्रम ही हमारे इंटेलेक्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसके पीछे सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो ऑरेंज कलर से आपको ये सेक्शन दिख रहा है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हिस्से हैं। ये एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं है, इसे हम और भी बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है ये कॉर्पस कैलोजम है, ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पर अंदर थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सब थैलेमस है, कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हम 2 मेन पार्ट्स पे बात करेंगे। यहाँ पर है थैलेमस, और उसके ठीक नीचे उसी के साथ है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले देखते हैं थैलेमस का काम। ये स्लीप मतलब नींद, इसे कंट्रोल करता है, ये अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, और ये इंफॉर्मेशन रिले करता है। जो सेरेब्रम का बाहर वाला हिस्सा है, जिसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ ब्रेन के अंदर वाले हिस्से के बीच एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है थैलेमस, और उन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का रिले करता है, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी ये क्रिएट करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आप कह सकते हैं हार्मोनिक सिस्टम, हार्मोन रिलीज करने वाले जो ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स मिलकर जो सिस्टम बना रहा है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। कैसे करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, इस जगह पे सिचुएटेड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मदद से
ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी खास सिचुएशन में किसी खास तरह का हार्मोन को सीक्रेट करवाता है और वही हार्मोन अपने स्पेसिफिक टारगेट में पहुंचता है, एक दूसरे हार्मोनल ग्लैंड तक पहुंचता है और वहां से उस स्पेसिफिक हार्मोन को, उस ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड हार्मोन को वहां से रिलीज़ करवाता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक कनेक्टिविटी बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है ये हमारे मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डोपामिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज़ करता है। यही हार्मोन हमारे मोटिवेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो एक ख़ास तरह का काम करते हैं और उस काम को करते 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 हम उसके साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस काम के साथ। जैसे कि जब आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर के वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में एनकरेजिंग कमेंट लिखते हैं तो इससे क्रिएटर के दिमाग का जो मिड ब्रेन है वो डोपामिन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। इससे क्रिएटर मोटिवेटेड रहता है और आगे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की वो कोशिश करता है और इसी कोशिश में धीरे धीरे वो हैबिचुएटेड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरह का काम वो कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन को 3 हिस्सों में स्प्लिट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा है सेरिबेलम। एक बार आप इस तरह से भी देख लें। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है सेरिबेलम और फिर यहाँ है पॉन्स और यहाँ पर है मेडुला। सबसे पहले जो पॉन्स है उसका काम देख लेते हैं। पॉन्स और मेडुला जो है इनवॉलेंटरी एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके माध्यम से जो अपने आप बॉडी में काम चलते रहता है उसको करने में ये पॉन्स और मेडुला मदद करता है। पॉन्स किस तरह का काम करता है देखें, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, सांस लेना छोड़ना इसे कंट्रोल करता है। निगलने को कंट्रोल करता है, निगलने का जो प्रोसेस है उसे पॉन्स कंट्रोल करता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसे कंट्रोल करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, उसके रिलीज़ को ये कंट्रोल करता है पॉन्स। और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स। अब देखते हैं मेडुला। मेडुला वॉमिटिंग को, कफिंग मतलब खांसना, स्नीजिंग मतलब छींकना, इस तरह के काम को कंट्रोल करता है। अब आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम इमोशन जैसे कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, इस तरह के इमोशन को, खुशी हो गई, इस तरह के इमोशन को सेरिबेलम कंट्रोल करता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। अटेंशन को कंट्रोल करता है, अटेंशन को रेगुलेट करता है ये सेरिबेलम। और मोशन के लिए, हम जब मोशन में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर चल रहे हैं, हम अगर दौड़ रहे हैं, तो जब हम मोशन में रहते हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम। क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम मोशन में नहीं रह सकते, हम चल नहीं सकते। चलने के लिए बॉडी के जो पैर हैं, पैर को एक कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है, तब जाके हम चल पाते हैं। हाथ को एक सर्टन कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है, तब जाके हम चल सकते हैं, तब जाके हम दौड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो बॉडीली कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो कि मोशन के लिए ज़रूरी होता है, तो इस तरह का काम जो है ये सेरिबेलम करता है। तो ये था स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक। इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।